आधी रात को मैं पानी पीने उठा तो मैंने देखा कि दादी रसोई में गोल गोल घूम रही थी और उनके मुंह से कुछ दबे दबे शब्द लगातार निकल रहे थे। मुझे लगा दादी नींद में चल रही हैं और मैं उन्हें पकड़ने ही जा रहा था कि तभी दादाजी ने अचानक मेरा मुंह पकड़ लिया। उन्होंने धीरे से कहा, चुप रहो, वो तुम्हारी दादी नहीं है। मैं फ्रिज के पीछे छिपकर उस बूढ़ी औरत को ध्यान से देखने लगा जो बिल्कुल दादी जैसी ही लग रही थी। वही पजामा, वही चप्पल, ये सब तो मैंने ही उन्हें खरीदा था। ये साफ साफ दादी ही थी। लेकिन दादाजी बिना कुछ सुने मुझे धीरे धीरे रसोई से बाहर खींच लाए और हम आंगन में आकर खड़े हो गए। दादाजी ने बंद रसोई के दरवाजे की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोले, जिसके पैर जमीन को छूते ही नहीं, वो कोई नींद में चलने वाला इंसान नहीं होता। आज के बाद रात में कमरे से बाहर मत निकलना और कहीं मत जाना। मैं कुछ कहना चाहता था कि तभी रसोई का दरवाजा अचानक खुला और दादी सिर झुकाए दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने पूछा, तुम दोनों बाप बेटे इतनी रात को आंगन में क्या कर रहे हो? मैं घबरा गया और हकलाते हुए बोला, मैं बाथरूम जा रहा था। दादी ने सिर और झुका लिया और बोली, जल्दी जाकर सो जाओ। मैं तुरंत हाँ कहकर अंदर जाने लगा, लेकिन दादाजी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी चाल भी थोड़ी लड़खड़ा रही थी। कमरे में पहुंचते ही मैंने उनका हाथ पकड़ा और पूछा, अभी आपने कहा था वो दादी नहीं थी, फिर ये क्या था? दादाजी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, जाकर खिड़की से देखो, तुम्हारी दादी अभी अंदर है या नहीं। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी खिड़की की तरफ चला गया। पर्दे की हल्की सी दरार से बाहर झांका तो जो रसोई अभी थोड़ी देर पहले रोशनी से भरी थी अब पूरी तरह अंधेरी थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने दूसरे कमरे की तरफ देखा, वहाँ भी अंधेरा था। हम दादी से पहले कमरे में आ गए थे और उनके चलने की रफ्तार इतनी तेज नहीं हो सकती थी कि वो हमसे पहले अंदर पहुंच जाएं। लेकिन आंगन में कोई नहीं था, रसोई में कोई नहीं था, दूसरे कमरे में भी कोई नहीं था। दादी जैसे अचानक हवा में गायब हो गई थी। मैं घबराकर बोला, दादाजी, दादी कहीं नहीं है। दादाजी ने खुद को संभाला और कुर्सी पर बैठकर गहरी सांस ली। फिर बोले, वो इंसान ही नहीं था। मैं हैरान रह गया और पूछा, इसका क्या मतलब है? अभी तो दादी बिल्कुल ठीक थी। दादाजी ने मेरी तरफ देखा और बोले, मैं जानता हूँ वो तुम्हारी दादी ही थी, लेकिन आज जब वो दावत से वापस आई तब से उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। तुम्हारी दादी शायद आज रात नहीं बचेगी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी जो मुझे बिल्कुल अजनबी लगी। मुझे पता था कि दादाजी और दादी के बीच कभी खास लगाव नहीं रहा। उनकी शादी भी परिवार के दबाव में हुई थी और सुना था कि दादी ने कभी अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें पकड़कर वापस ले आया गया था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि दादाजी इतनी नफरत कर सकते हैं कि वो दादी की मौत की बात कहें। मैं गुस्से में दरवाजे की तरफ दौड़ा और उसे खोलने ही वाला था कि तभी मेरे सिर के पीछे किसी भारी चीज से जोरदार वार हुआ। कुछ ही सेकंड में मेरा शरीर ढीला पड़ गया और मैं गिरने लगा। गिरते समय मैंने देखा दादाजी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। जब मेरी आंख खुली तब अगला दिन लगभग दोपहर का समय था। मेरे सिर के पीछे दर्द हो रहा था। मैंने हाथ लगाया तो एक बड़ा सा सूजन महसूस हुआ और उंगलियों पर थोड़ा खून भी लगा। पिछली रात की सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैं तुरंत उठकर कमरे से बाहर गया तो देखा दादी आंगन में मुर्गियों को दाना खिला रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और बोली, वो काहे उठ गया? तू तो मुझसे भी ज्यादा सोता है। उन्हें इस तरह सामान्य देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसी समय दादाजी की बात याद आ गई। मैंने अनजाने में उनके पैरों की तरफ देखा। दादी ने तुरंत मेरी हरकत नोटिस कर ली और चारों तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, डर गया क्या? फिर उन्होंने अपने पैर जमीन पर जोर से पटके और बोली, देख, मेरे पैर जमीन को छू रहे हैं, मैं ठीक हूँ। मैं धीरे से उनके पास गया और धीमी आवाज में पूछा, तो फिर कल रात वो क्या था? दादी थोड़ा और पास आई और बहुत धीरे से बोली, शायद वो चीज है जो मैं दावत से अपने साथ ले आई थी। फिर उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया और कहा, इसे अपने तकिए के नीचे रख लेना और रात में चाहे कुछ भी सुनाई दे जवाब मत देना और बाहर मत निकलना। मैंने ताबीज ले लिया और सिर हिला दिया, लेकिन मेरे मन में सवाल और भी बढ़ गए। अगर दादी सच बोल रही हैं, तो वो रात में अचानक गायब कैसे हो गई? और अगर वो झूठ बोल रही हैं, तो दादाजी ने मुझे क्यों मारा? तभी दादाजी खेत से लौटते हुए आंगन में आए। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, अब सिर ठीक है? मैं एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि अगर वो कल रात वाले दादाजी नहीं थे तो उन्हें मेरे चोट के बारे में कैसे पता चला? उन्होंने मेरा घाव देखा और गहरी सांस लेकर बोले, कल रात तू अकेले हवा में बातें कर रहा था, कुछ बड़बड़ा रहा था कि दादी जमीन पर नहीं चल रही और तू अचानक उस पुराने कुएं की तरफ भागने लगा था। हम दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन तू रुक नहीं रहा था, इसलिए हमें तुझे बेहोश करना पड़ा। मैंने दादी की तरफ देखा तो उन्होंने भी सिर हिलाकर दादाजी की बात का समर्थन किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या है। शाम तक दादी और दादाजी दोनों बहुत व्यस्त रहे। उन्होंने आंगन में पड़े पुराने सूखे कुएं को लकड़ी के तख्तों से बंद कर दिया और मेरे कमरे के दरवाजे और खिड़कियों को और मजबूत कर दिया। दादाजी ने दरवाजे पर एक ताबीज भी चिपका दिया और कहा, जब तक ये ताबीज लगा रहेगा वो चीज अंदर नहीं आ पाएगी। रात को सोने से पहले दादी ने मुझे कई बार समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी आवाज का जवाब मत देना और बस सुबह होने तक इंतजार करना। मेरा दिल डर से भर गया था और मैं अकेले सोने की हिम्मत नहीं कर पाया। दादी ने आखिरकार अपना बिस्तर उठाया और मेरे कमरे में आकर सो गई। सोने से पहले भी वो मुझे बार बार दिलासा देती रही और कहती रही कि डरने की जरूरत नहीं है, दादाजी का लटकाया हुआ ताबीज है, इसलिए कुछ भी नहीं होगा। शुरू में मुझे थोड़ा डर था, लेकिन बाद में इतनी नींद आ रही थी कि मैं धीरे धीरे सो गया। पता नहीं कितनी देर सोया था कि अचानक थप 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 की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैंने मुड़कर अपने पैरों की तरफ देखा जहाँ दादी सो रही थी, लेकिन वो गहरी नींद में थी। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया और आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन बाहर दरवाजे की आवाज बढ़ती जा रही थी और नाखून से दरवाजे को खुरचने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना निकलने लगा। मैंने सांस रोककर ध्यान से पीछे की आवाज सुनने की कोशिश की। तभी अचानक बाहर से दादाजी की आवाज आई, वुकाई जल्दी दरवाजा खोल, तुम्हारे कमरे में जो दादी है उसमें कुछ गड़बड़ है। ये सुनते ही मेरी सांस अटक गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर से दादाजी ने फिर जोर से कहा, जल्दी दरवाजा खोल वरना देर हो जाएगी। मैं बोलने ही वाला था, लेकिन
अचानक दादी की बात याद आ गई और मैंने खुद को रोक लिया। अगर बाहर सच में दादाजी हैं तो वो खुद अंदर क्यों नहीं आ रहे? और मुझे याद आया कि दादाजी ने कहा था कि सिर्फ मरे हुए लोग ही दरवाजा पीटते हैं, क्योंकि उनके हाथ सीधे रहते हैं, वो ठीक से उठा नहीं पाते। इस समय दरवाजे की आवाज भी नीचे की तरफ से आ रही थी, भारी और धीमी। पसीने से मेरे कपड़े भीग चुके थे और शरीर चिपचिपा हो गया था। पता नहीं कितना समय बीता, लेकिन आखिरकार दरवाजे की आवाज बंद हो गई। मैंने धीरे से राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल मेरे पैरों के पास सो रही दादी अचानक उठकर बैठ गई। उन्होंने बिना कुछ बोले खिड़की की तरफ चलना शुरू कर दिया। चलते हुए वो धीरे धीरे गाना गुनगुना रही थी। बच्चे बच्चे तुम मत शोर करो। दादी फूलों वाले कपड़े पहनकर सवारी पर जा रही है। पूरा कमरा खामोश था और सिर्फ दादी की अजीब सी आवाज गूंज रही थी। मेरा दिल जैसे रुकने वाला था। मैं डर के मारे चिल्लाने वाला था। दादी आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल कंघी करने लगी। मैं बिस्तर के कोने में सिकुड़कर बैठ गया और मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे डर था कि अगर जरा सी भी आवाज हुई तो दादी मुझे देख लेंगी। अचानक उन्होंने कंघी नीचे रख दी। मैंने सांस रोक ली और उन्हें देखने लगा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी, लेकिन डर के मारे मैंने आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उनके पैरों की आवाज मेरी तरफ आने लगी। उनके कदम बहुत भारी थे, जैसे कोई उनके पैरों को नीचे खींच रहा हो। मैंने हल्की सी आंख खोलकर देखा तो पाया कि दादी आंखें बंद करके चल रही थी। उनका चलने का तरीका भी बहुत अजीब था। पहले मुझे लगा वो मेरी तरफ आ रही हैं, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर के पास पहुंची, उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। अचानक वो मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मैं घबरा गया और तुरंत मोबाइल उठाया। देखा तो समय सिर्फ रात के 2:30 बजे थे। सुबह होने में अभी बहुत समय था। मैंने सोचा किसी भी हालत में दादी को दरवाजा नहीं खोलने देना है। अगर दरवाजा खुल गया तो हम दोनों की जान जा सकती है। मैंने तुरंत कंबल उठाकर दादी के सिर पर डाल दिया और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आज उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। मैं पूरी ताकत से उन्हें पकड़कर रोक रहा था, लेकिन वो मुझे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जा रही थी। दरवाजा अब बहुत करीब था। मैंने एक हाथ से बिस्तर पकड़ा और दूसरे हाथ से उनकी पैंट खींची। तभी उन्होंने अपना सिर मेरी तरफ घुमा लिया और फिर से गाना गाने लगी। बच्चे बच्चे तुम मत शोर करो। दादी फूलों वाले कपड़े पहनकर सवारी पर जा रही है। उनकी आवाज कंबल के अंदर से दबकर आ रही थी, लेकिन बहुत डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था अगर मैंने उन्हें नहीं छोड़ा तो वो मुझे मार देंगी। मैं उन्हें जगाना चाहता था, लेकिन दादी की बात याद आ गई कि कुछ भी हो जाए आवाज मत करना। अगर ये सब मेरा भ्रम हो तो। लेकिन दादी मुझे सोचने का मौका नहीं दे रही थी। कंबल के अंदर से उनका हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं डर के मारे तुरंत बिस्तर के पास पड़ा, तकिया उठाकर उन पर जोर से मार दिया। उन्होंने एक धीमी सी आवाज निकाली और उनका शरीर डगमगाया। फिर वो अचानक बिस्तर की तरफ गिर गई। मैंने डरते हुए उन्हें पकड़ लिया और बिस्तर पर लिटा दिया। मोबाइल की रोशनी में मैंने उनका चेहरा देखा। उनका चेहरा नीला पड़ चुका था और आंखें बंद थीं, लेकिन खून नहीं निकल रहा था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। जैसे ही दादी बेहोश हुई, बाहर फिर से दरवाजे को खुरचने की आवाज आने लगी। मैं डर के मारे न लाइट जला पा रहा था और न आवाज निकाल पा रहा था। बाहर से दादाजी की आवाज फिर आई। वो कहे तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? अगर अब दरवाजा नहीं खोला तो मैं अंदर आ जाऊंगा। मैंने अपना मुंह दबा लिया और मोबाइल से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन में बिल्कुल सिग्नल नहीं था। मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझे लग रहा था कि अब दरवाजा टूट जाएगा। धीरे धीरे समय बीता गया और आखिरकार सुबह होने लगी। अचानक बिस्तर पर पड़ी दादी उठकर बैठ गई। उन्होंने अपना सिर पकड़ा और मुझे देखा। वो कहे तुम मेरे ऊपर क्यों बैठे हो? मैं उन्हें ठीक देखकर रो पड़ा और बिस्तर के कोने में गिर गया। मेरे अंदर का डर बाहर आ गया और मैं रोने लगा। दादी ने मेरी हालत देखकर समझ लिया कि रात में कुछ बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने लाइट जलाई और तैयार होने लगी। उन्होंने कहा लगता है वो चीज आसानी से नहीं जाएगी, मुझे लियू आगोंग को बुलाना पड़ेगा। मैं जानता था कि लियू आगोंग गांव का बहुत बड़ा आदमी है। बीमारी हो या कोई बुरी आत्मा, सब लोग उन्हीं के पास जाते हैं। लेकिन 2 साल पहले उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। ये सोचकर मैंने डरते हुए पूछा अब क्या होगा? मैंने चिंता से पूछा लियू आगोंग तो अब ये सब काम नहीं करते ना? दादी ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा हमारे घर का मामला है, वो मना नहीं करेंगे। दादी की बात सच निकली। दोपहर के खाने के समय लियू आगोंग सच में आ गए। जैसे ही वो आंगन में दाखिल हुए, उनके चेहरे पर गहरी चिंता दिख रही थी। दादाजी का चेहरा भी ये देखकर थोड़ा बदल गया। दादाजी ने पूछा क्या आपने कुछ समझा? लियू आगोंग ने उनकी तरफ देखकर सिर हिलाया। लियू आगोंग बोले अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पोपो टोटका का असर है। मैं और दादी एक साथ चौंक गए। मैंने पूछा ये पोपो टोटका क्या होता है? लियू आगोंग ने हमारी तरफ देखा और कहा ये एक बहुत खतरनाक काला जादू है। इसका असर होने के बाद इंसान को भ्रम होने लगता है और धीरे धीरे वो उस इंसान के काबू में आ जाता है जिसने ये किया है। 7 दिन के अंदर वो बिना किसी को पता चले मर जाता है। ये सुनकर मैं सन्न रह गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मुझे अजीब चीजें दिख रही थी और कल रात दादी के साथ भी अजीब हुआ था। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें कंट्रोल कर रहा हो। दादाजी ने पूछा इसका इलाज क्या है? लियू आगोंग ने कहा इसका एक ही इलाज है। जिसने ये किया है उसे ढूंढकर उसके खून को दिल से निकालकर पीना होगा। इतना कहकर उन्होंने दादी की तरफ देखा और कहा सबसे पहले ये सोचो कि तुम लोगों की दुश्मनी किससे है? दादी गुस्से में बोली कौन है वो हरामखोर जिसने मेरे साथ ये किया? मिल जाए तो जान से मार दूंगी। दादाजी चुप बैठे रहे। उनका चेहरा धुएं में छुपा हुआ था, जैसे वो कुछ सोच रहे हो। मैंने देखा कि लियू आगोंग के पैर ठीक नहीं थे। मैं तुरंत उनके लिए कुर्सी ले आया। उन्होंने मुझे देखकर हल्की मुस्कान दी और बैठ गए। तभी दादी रसोई से आई और जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे बोली पहले खाना खा लो, खाली पेट दिमाग काम नहीं करता। दादाजी अपनी जगह से नहीं उठे। मैं लियू आगोंग को सहारा देकर मेज तक लाया। जैसे ही हम बैठे दादाजी गुस्से में बोले ये जरूर झाव डालों का काम है। मैं और दादी दोनों चौंक गए। दादाजी का शक गलत भी नहीं था। हमारा गांव में किसी से झगड़ा नहीं हुआ था सिवाय झाओ परिवार के। ये पुरानी बात थी जब दादी ने भागकर शादी करने की कोशिश की थी। दादी का चेहरा ये सुनकर बदल गया क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही झाओ परिवार में शादी में गई थी। दादाजी गुस्से में उठे और बोले मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। दादी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और बोली तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम मुझे अपनी पत्नी मानते हो तो झाओ के घर मत जाना। दादाजी गुस्से में उनकी तरफ मुड़े और बोले अभी भी तुम उसी आदमी का साथ दे रही हो जिसने तुम्हें धोखा दिया। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रही हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हें इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि वो आदमी खतरनाक है। उसकी माँ अभी मरी है और तुम अभी उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें मार सकता है। लियू आगोंग ने दोनों को शांत करने की कोशिश की और कहा दादाजी भाभी सही कह रही हैं, पहले शांत हो जाओ। खाने का माहौल बहुत तनाव भरा हो गया था। आखिर में दादाजी नहीं गए। आज बीमारी
दिहाड़ी का दूसरा दिन था और हमारे पास सिर्फ 5 दिन बचे थे। सुरक्षा के लिए लियू आगोंग ने घर में कुछ ताबीज लगाए और आंगन में एक घेरा भी बनाया। जाते समय उन्होंने कहा, रात होने के बाद कोई भी घर से बाहर मत निकलना। दादी ने हाँ में सिर हिलाया और उन्हें बाहर तक छोड़ने गई। दादाजी चुपचाप बैठे रहे और मेज पर उंगलियां मारते रहे। लियू आगोंग के जाने के बाद दादी का चेहरा भी गंभीर हो गया। पूरी दोपहर दादाजी अपने कमरे में बंद रहे और पता नहीं क्या करते रहे। शाम को खाने के समय भी वो बाहर नहीं आए। दादी ने उन्हें आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर दादी बोली, रहने दो, हम ही खा लेते हैं। वो जानबूझकर जोर से बोल रही थी ताकि दादाजी सुन लें। पहले जब भी दोनों में झगड़ा होता था तो जल्दी ही ठीक हो जाता था, लेकिन इस बार दादाजी सच में नाराज लग रहे थे। मैं और दादी खाना खा रहे थे लेकिन दादाजी की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। आखिर में दादी का दिल पिघल गया और उन्होंने मुझे कहा, खाना उनके कमरे में दे आओ। मैंने दरवाजा खोला तो देखा दादाजी बिस्तर पर लेटे हुए थे। आवाज सुनकर उन्होंने तुरंत मेरी तरफ देखा लेकिन फिर मुंह फेर लिया। मुझे थोड़ा हंसी आई। मैंने कहा, दादी ने खाना भेजा है, खाना है तो खा लो वरना मत खाओ। ये सुनते ही वो उठकर बैठ गए और जोर से बोले, ठीक है, आज ही मर जाता हूँ, तुम्हें आजादी मिल जाएगी। हमें नहीं पता था कि उनकी ये बात सच में उनकी आखिरी बात बन जाएगी। बाहर से दादी की आवाज आई, उस बूढ़े की बात मत सुन, जल्दी आकर हाथ मुंह धोकर सो जाओ। मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। जल्दी आओ, हाथ मुंह धोकर कमरे में सो जाओ। शाम होते होते अंधेरा घिरने लगा था। मुझे वैसे ही अंधेरे से डर लगता था और अब जो कुछ चल रहा था उससे मेरा डर और बढ़ गया था। मैं बिना कुछ बोले जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। दादी को डर था कि कल रात वाली घटना फिर न हो जाए, इसलिए सोने से पहले उन्होंने अपने पैरों को रस्सी से बांध लिया। मैंने भी वही किया और अपने पैरों को बांध लिया। सब कुछ करने के बाद दादी ने लाइट बंद कर दी। कमरे में पूरा अंधेरा छा गया। पूरा आंगन असामान्य रूप से शांत था, लेकिन जितनी शांति थी मेरे अंदर उतनी ही घबराहट बढ़ रही थी। मुझे लग रहा था कि किसी भी पल दरवाजे पर दस्तक हो सकती है, लेकिन मैं सो गया और कुछ भी नहीं हुआ। आधी रात को अचानक ठंडी हवा के झोंके से मेरी नींद खुल गई। मौसम इतना ठंडा नहीं था, लेकिन ये हवा अजीब तरह से सिहरन पैदा कर रही थी। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं बिल्कुल भी हिला नहीं। मैंने आंखें बंद रखी और ध्यान से सुनने लगा। तभी मुझे खिड़की की तरफ से आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत हल्की थी लेकिन लगातार आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाखून से कांच पर टक टक कर रहा हो। मैंने सांस रोक ली और धीरे से सिर घुमाया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि आवाज दब रही थी। मैंने आंख थोड़ी सी खोलकर खिड़की की तरफ देखा और डर के मारे मेरी सांस रुक गई। खिड़की पर एक काला साया चिपका हुआ था। वो साया उल्टा लटका हुआ था। जो टक टक की आवाज आ रही थी वो उसके हाथ हवा में हिलकर खिड़की से टकराने की वजह से थी। मैं डर से कांपने लगा। मैंने सोचा, लियू आगोंग ने कहा था कि वो चीज आंगन में नहीं आ सकती, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? मैंने कंबल कसकर पकड़ लिया और अपना सिर उसके अंदर छुपा लिया। डर और घुटन के बीच पता नहीं मैं सो गया या बेहोश हो गया। सुबह होते ही दादी की जोरदार चीख से मेरी नींद खुली। मैं तुरंत उठकर बाहर भागा। दादी खिड़की के पास घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। मैंने ऊपर देखा और जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। खिड़की पर दादाजी का शव लटका हुआ था। उनका चेहरा नीला पड़ चुका था और आंखें बाहर निकलने जैसी लग रही थी। मैं डर के मारे जमीन पर गिर गया। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे कल रात का साया याद आ गया। क्या वो दादाजी थे जो खिड़की पर लटके हुए थे? मेरा पेट खराब होने लगा और मैंने उल्टी कर दी। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया और मेरे अंदर पछतावा भर गया। अगर मैं कल रात हिम्मत करता तो शायद दादाजी बच जाते। मैं रोते हुए चिल्लाने लगा, सब मेरी गलती है। दादी ने मेरी बात सुनकर रोना बंद किया और हैरानी से मेरी तरफ देखा। उन्होंने पूछा, तुम क्या कह रहे हो? मैंने उन्हें सारी बात बता दी, लेकिन वो अजीब तरह से शांत रहीं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। जब वो लियू आगोंग को फोन करने गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुरा रही थी। ये देखकर मैं अंदर से कांप गया। थोड़ी देर बाद लियू आगोंग आए और उन्होंने दादाजी के शव को नीचे उतारा। उन्होंने कहा, ये मौत सामान्य नहीं है। उन्होंने पूछा, क्या रात में दादाजी बाहर गए थे? लेकिन हमें कुछ पता नहीं था। उन्होंने पूरे आंगन की जांच की और पाया कि दादाजी के कमरे के पास लगा ताबीज हटाया गया था। मामला अजीब था, इसलिए पुलिस को कुछ नहीं बताया गया। मैंने खुद गांव वालों को खबर दी। सब लोग हमारे घर आ गए और दुख जताने लगे। लोगों को हम पर तरस आ रहा था क्योंकि बचपन में ही मेरे माता पिता की मौत हो गई थी और अब दादाजी भी चले गए। अंतिम संस्कार के दिन बहुत लोग आए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी झाओ डालोंग अपने लोगों के साथ आ गया। उन्होंने दरवाजा जोर से खोला और अंदर घुस आए। वो गुस्से में थे और सीधे दादाजी के ताबूत की तरफ बढ़े। दादी तुरंत उनके सामने आ गई और चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? झाओ डालोंग ने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने मेरी माँ की कब्र तोड़ी है। हम सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने दादाजी को रात में उनके घर के पास देखा था और अगली सुबह उनकी माँ की कब्र टूटी हुई मिली। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। गांव वाले भी आपस में बातें करने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है। दादी ने हाथ जोड़कर कहा, जो भी नुकसान हुआ है मैं खुद ठीक कर दूंगी। लेकिन झाओ डालोंग गुस्से में था। आखिर में वो चला गया। दादाजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन मुझे लगा कि जब मिट्टी डाली जा रही थी तो दादी के चेहरे पर हल्की सी राहत थी। 3 दिन बीत गए। अब हमारे पास बहुत कम समय बचा था, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादी ने तय किया कि पहले झाओ परिवार की कब्र ठीक करवाई जाएगी। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी हमारे घर आया। उसने घर को देखकर पूछा, क्या हुआ है यहाँ? हमने कहा, साफ दिख रहा है किसी की मौत हुई है। लेकिन उसने सिर हिलाया और कहा, अभी सिर्फ एक मरा है, दूसरा अभी जिंदा है।